क़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ अब्दुल माजिद हुसैनी। आज इंशाअल्लाह ताला हम समझेंगे माल तिजारत पर ज़कात फ़र्ज़ है या नहीं है। अगर फ़र्ज़ है तो फिर उसकी मिक़दार क्या है, किस ताजिर पर ज़कात फ़र्ज़ है, किस माल पर ज़कात फ़र्ज़ है, उसका निसाब क्या है, उसको निकालने का तरीक़ा क्या है। अगर आपने ज़कात के ताल्लुक़ से जो पहला पार्ट वीडियो था उसको अगर आपने देखा होगा तो उसमें मैंने अर्ज़ किया था कि माल तिजारत पर ज़कात फ़र्ज़ है और चंद दलीलें भी पेश की थी। आज उसी को तफ़सीलन चंद मिनटों में कोशिश करूँगा कि आपके समझ में आ जाए और आप माल तिजारत में से ज़कात निकालने के तरीक़े को समझ जाएँ और निकाल सकें कुरान और सही हदीस की रोशनी में। लिहाजा इसकी फ़र्ज़ियत के ताल्लुक़ से कुरान करीम के अंदर दो आयतें हैं, एक सूरह तौबा की है और दूसरी सूरह मारिज की है। इन दोनों आयतों से अक्सर यानी जमहूर अइम्मा और जमहूर उलमा की राय ये है कि माल तिजारत पर ज़कात फ़र्ज़ है, जिनमें अइम्मा अरबा भी शामिल हैं। अइम्मा अरबा इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह, इन तमाम की राय ये है कि माल तिजारत पर ज़कात फ़र्ज़ है। लिहाजा शेख़ुल इस्लाम इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने मजमूल फ़तावा के अंदर इजमा नक़ल किया है कि इस पर इजमा है, इत्तिफ़ाक़ है। चंद उलमा को छोड़कर, चंद उलमा हैं, वो हमेशा इख्तिलाफ़ हर चीज़ में रहता है, लेकिन जो इत्तिफ़ाक़िया अम्र है चंद उलमा को छोड़कर वो ये है कि माल तिजारत पर ज़कात फ़र्ज़ है। अब हम ये देखेंगे कि किस माल पर फ़र्ज़ है और किस मालिक पर फ़र्ज़ है, यानी किस बिज़नेसमैन पर फ़र्ज़ है और किस कैपिटल पर फ़र्ज़ है। लिहाजा इसको समझने के लिए चंद पॉइंट यानी कुछ पॉइंट आपके सामने रख रहा हूँ और वो पॉइंट्स अगर हैं तो ज़कात फ़र्ज़ है, अदरवाइज़ नहीं। पहला पॉइंट ये है कि वो जो सामान है उसके मालिक आप खुद हों। अगर आप मालिक हैं फिर आप पर ज़कात फ़र्ज़ है। अगर आप चला रहे हैं, मालिक कोई और है, तो आप पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं। मालिक आप हैं तो फिर ज़कात फ़र्ज़ है। नंबर दो पर है वो जो माल है, उस माल को इसलिए रखा हुआ है कि इसकी बिज़नेस होगी, इसको तिजारत में लाया जाएगा, यानी कि ये तिजारत की नीयत से वो माल आपके पास है। आप ये कहेंगे, यहाँ पर ये सवाल कर सकते हैं कि अगर कोई परचून की दुकान खोले हुआ है, कपड़े की दुकान खोले हुआ है या फ्रीज़ का शोरूम खोले हुआ है, तो फिर वो तो तिजारत की नीयत से खोले हुआ है। वो इसलिए यहाँ पर वजाहत करने की ज़रूरत पड़ रही है क्योंकि मुमकिन है कि आपने एक छोटा सा प्लॉट ख़रीदा है, लेकिन वो इसलिए ख़रीदा है कि 4 साल के बाद इसका रेट बढ़ जाएगा तो हम बेचेंगे। तो फिर आप पर इस ज़मीन ख़रीदा है उस पर 1 साल गुजरने के बाद जो है आप पर ज़कात फ़र्ज़ है। लिहाजा इसीलिए इसकी वजाहत की ज़रूरत पेश आती है। तो नंबर 2 पे आपने ये समझ लिया कि नीयत तिजारत की हो, और नंबर 3 पर है 1 साल गुजर गया हो, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि किसी माल में ज़कात तब है जब उस पर 1 साल गुजर गया हो। 1 साल की मुद्दत जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर दी है कि 1 साल गुजरने के बाद ही उस पर ज़कात फ़र्ज़ है, 1 साल से पहले ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। जब ये 3 चीज़ें पाई जाएँ, 3 चीज़ें फिर से समझिए, मालिक आप हों, उस सामान के मालिक आप हों माल तिजारत के, नंबर 2 तिजारत की नीयत से हो, नंबर 3 उस पर 1 साल गुजर गया हो, तो फिर चौथा नंबर आता है। चौथा नंबर क्या है? उन तमाम सामान को आप अभी के करेंसी के हिसाब से कन्वर्ट कर लें। इसको मिसाल से समझ लीजिए, आप किराने की दुकान चलाते हैं, आपकी एक बड़ा सा आपका एक किराना स्टोर है, उसके अंदर आप सब कुछ बेचते हैं, यानी एक चॉकलेट से लेकर घी तक, चावल से लेकर दाल तक, दाल से लेकर मसाला तक और दीगर चीज़ें बेचते हैं, किचन वेयर सब कुछ आप बेचते हैं, यानी मिनी मार्ट है आपके पास। फिर आप ज़कात कैसे निकालेंगे? आप पर ज़कात फ़र्ज़ है या नहीं है? तो सबसे पहली बात है, ये तो बात हो गई कि आप मालिक हैं उसके। नंबर 2 पर यह बात आ गई कि वो आप बेच रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, तिजारत कर रहे हैं। नंबर 3 पर यह है कि 1 साल गुजर चुका है। चौथे नंबर पे यह आया कि आप ये काम करेंगे कि आपके मिनी मार्ट के अंदर, यानी कि आपके स्टोर के अंदर जितना भी सामान रखा हुआ है बेचने के लिए, उन तमाम को पैसे में कन्वर्ट करेंगे। और पैसे में कन्वर्ट करने के टाइम ये लिहाज रखना ज़रूरी है कि आप पैसा जो कन्वर्ट करेंगे वो जो अभी जो कन्वर्ट कर रहे हैं उसी वक्त का रेट लगेगा। कहीं ऐसा ना हो कि आप 1 साल पुराना रेट लगाएं, उसी वक्त का रेट लगेगा। यानी कि चावल जो है उसका रेट 1 साल पहले 20 रुपये था और अभी 25 रुपये है, तो अभी 25 रुपये का रेट आप कन्वर्ट करेंगे। आपने तमाम सामान का पैसा जो है पैसे में कन्वर्ट कर लिया। आप समझ लीजिए कि कन्वर्ट करने के बाद फिर आप ये देखेंगे कि ये निसाब तक पहुँचता है या नहीं पहुँचता है। और कन्वर्ट करने के टाइम एक बात का और लिहाज रखना पड़ेगा कि आप जो है, जैसे दुकान के अंदर है, बड़ी बड़ी लाइट है, क्या कहते हैं, 2-4 कंप्यूटर रखे हुए हैं, प्रिंटर्स हैं, और इसके अलावा मेज़ है, टेबल है, कुर्सियां हैं महंगी महंगी, इन सब पे ज़कात नहीं है। या अलमारियां हैं, इन सब पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है।
इन सब पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। ज़कात उस पर फ़र्ज़ है जिसको आपने बेचने के लिए रखा हुआ है, इसलिए नहीं रखा हुआ। जैसे अलमारी है, उसमें सामान रखने के लिए आपने रखा, वो बेचने के लिए नहीं है। कुर्सी है आपके बैठने के लिए है, वो बेचने के लिए नहीं है। मेज़ है आपके यूज़ के लिए, कंप्यूटर है आपके हिसाब किताब के लिए, वो बेचने के लिए नहीं है। लिहाजा जो चीज़ बेचने के लिए नहीं है उस पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं। लिहाजा उन चीज़ों का ही आप पैसे में कन्वर्ट करें जो चीज़ें आपके बेचने के लिए हैं। और आप ध्यान रखें कि आप छोटे से डब्बे में अगर चॉकलेट रखा हुआ उसका भी आप रेट कैलकुलेट करें और उसका रेट निकालें। जब आपका रेट निकल जाता है फिर बारी आती है देखने की कि इस पर निसाब ज़कात है कि नहीं है। यहाँ पर एक छोटा सा इख्तिलाफ हो जाता है, छोटा नहीं बड़ा इख्तिलाफ हो जाता है, इस माने में कि अक्सर उलमा की राय ये है, अक्सर अइम्मा की राय ये है कि 52.5 तोला चांदी के बक़द्र अगर आपके पास पैसे हो जाते हैं, यानी माल तिजारत को कन्वर्ट करने के बाद जो पैसे होते हैं इतने पैसे हो जाएं कि 52.5 तोला आप चांदी खरीद लें, तो फिर वहाँ से ज़कात की शुरुआत हो जाती है। लेकिन एक राय ये भी है कि 7.5 तोला सोना की मिकदार के बराबर पैसे होने चाहिए। लिहाजा इसको डिटेल में अगर देखना हो तो 20 मिनट का वीडियो 52.5 तोला चांदी की मिकदार के बराबर पैसे हों या 7.5 तोला सोना की मिकदार के बराबर पैसे हों तो उस पर ज़कात फ़र्ज़ है। इसकी पूरी तहक़ीक़ और बिल्कुल अच्छे अंदाज में अल्हम्दुलिल्लाह इस वीडियो पर अपलोड किया हुआ है, जो इसी चैनल पर है, और आई बटन पे प्रेस करके भी देख सकते हैं। मैं इसका लिंक दे दूंगा और ये थंबनेल भी आप देख सकते हैं, इसको जाके आप समझ सकते हैं। यहाँ पर मैं बता दूं कि मैं अपनी राय, मतलब मैं जिसको राजे समझ रहा हूँ वही बात आपके सामने पेश कर रहा हूँ। अभी के वक्त के लिहाज से 7.5 तोला सोना ही बेहतर है। क्यों? इसकी वजह यह है कि 52.5 तोला चांदी की जो कीमत है बहुत ज़्यादा कम है, यानी कि 40 से 50 हज़ार है, और 7.5 तोला की कीमत 4 लाख से 5 लाख है। लिहाजा अब यहाँ पर हम आगे देखते हैं, ये इख्तिलाफ को छोड़िए, आप उस वीडियो को देखिए। अब यहाँ पर देखते हैं कि आपने माल को कन्वर्ट कर लिया पैसे के अंदर। पैसे में कन्वर्ट करने के बाद जो है फिर ये देखिए कि इन पैसों से 7.5 तोला सोना ख़रीदा जा सकता है या नहीं। 7.5 तोला सोना की मिकदार कीमत जो है लगभग 4.5 लाख है। तो 4.5 लाख की कीमत के बक़द्र आपके पास पैसे हो जाते हैं, फिर वहाँ से ज़कात लगना शुरू हो जाएगा ऊपर तक। आप समझ लीजिए कि 4.5 लाख में आप 7.5 तोला सोना ख़रीद सकते हैं, जो कीमत है मार्केट की जो कीमत है। अब आपके पास 10 लाख हुए हैं या 20 लाख हुए हैं, अब उसमें से 20 लाख में से 2.5% आप निकालेंगे। 2.5% यानी 2.5%, 2.5% आप यहाँ से निकालेंगे। ये आपके माल तिजारत का ज़कात का तरीक़ा हुआ। अब यहाँ पर चंद सवालात आते हैं, उन सवालात का जवाब मैं देने की कोशिश करूँगा। वो सवाल ये है कि फ्रेंचाइज़ लेते हैं, बहुत सारे हजरात हैं फ्रेंचाइज़ लेते हैं, यानी कि समझ लीजिए कि आपने सैमसंग का फ्रेंचाइज़ी लिया हुआ है या किसी और बड़े ब्रांड का फ्रेंचाइज़ी लिया हुआ है, तो फिर क्या उस पर ज़कात फ़र्ज़ है या नहीं है? तो उस पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है, क्योंकि वो अमानत है, उस ब्रांड की, उस कंपनी की अमानत आपके पास रखी हुई है, उस पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। नंबर 2 पर यह आ जाता है कि ऑफ़िस के अंदर सामान होते हैं या फर्नीचर होते हैं या उसके अलावा कंप्यूटर है, टाइपराइटर है या प्रिंटर है, इन सब चीज़ों पर ज़कात नहीं है। उसके अलावा वो माल जिसको आप यूज़ कर रहे हैं, जैसे गाड़ियाँ हैं, मोटरसाइकिल्स हैं, ये सब चीज़ें हैं, इस पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। इसके अलावा वो ज़मीन जिसको आपने घर बनाने की नीयत से ख़रीदा हुआ है या दुकान बनाने की नीयत से ख़रीदा हुआ है, तो उस पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। अगर आपने वो ज़मीन ख़रीदी है सिर्फ़ इस नीयत से कि इसको बेचकर मुनाफा कमाऊँगा, तो फिर उस पर ज़कात फ़र्ज़ है। यानी आपने लिया, ज़मीन ख़रीदी और इस नीयत से ख़रीदी है उस ज़मीन को कि 4 साल के बाद, 3 साल के बाद रेट बढ़ेगा तो मैं उसको बेच दूँगा। या कोई बिल्डर है, ये कोई यही काम ही कर रहा है, ज़मीन को ख़रीदना बेचना कर रहा है, उस पर भी ज़कात फ़र्ज़ है। लेकिन रिहाइश पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। या आप कितने भी महंगे मकान में रह रहे हों, वो मकान आपके रहने के लिए, तो उस पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। इसी तरह से कितनी ही महंगी गाड़ी पर आप चल रहे हों, वो गाड़ी अगर आपके बेचने की नीयत से नहीं है तो फिर वो ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। लिहाजा कोई भी जो उरूज़ुत तिजारा इसको कहा जाता है फ़ुक़हा की इस्तिलाह में, यानी कि हर वो सामान जिस पर आपकी नीयत तिजारत की हो और उस पर साल गुजर गया हो और उसके आप मालिक हों, तो उस पर ज़कात फ़र्ज़ है। ये आप ज़हन में रखें। लिहाजा 2.5% का निकालना कैसे है, क्या है, वो सब तरीक़ा आपने समझ लिया। थोड़ा इख्तिलाफ यहाँ पर यह है कि 52.5 तोला चांदी के बक़द्र होना चाहिए, 7.5 तोला सोना। तो इसकी तफसील इस वीडियो में है जिसका मैंने हवाला दिया है, यानी इसका टाइटल है पैसों पर, यानी कि करेंसी नोट पर ज़कात निकालने का मसला। उसको आप देखिए और उसमें आप इंशाअल्लाह ताला समझ जाएंगे। लिहाजा आपसे उम्मीद है कि माल तिजारत में आप ज़कात हिसाब बिल्कुल पूरा A to Z करके निकालेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला ने बड़ी वाइद सुनाई है इस मसले में। जो शख्स ज़कात नहीं निकालता है, और कुरान करीम के अंदर फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, दर्दनाक अज़ाब की उनको खुशखबरी सुना दो। लिहाजा आप ज़कात निकालें, क्योंकि नमाज के बाद जो नंबर आता है वो ज़कात का ही आता है। मुनकरीन ज़कात से जंग करना इस्लाम के अंदर वाजिब है। लिहाजा आप समझ लें कि अल्लाह के दुश्मन करार पाते हैं वो।
इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।